आप सभी को मेरा नमस्कार तथा आज के इस ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं मंगलाचरण से करना चाहूंगा। मूर्तिद्वे परिकल्पितस्य शभृतो वर्धमा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजताम् भरतामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश् चानेकधा यश्रुतौ वाचन्नस्य ददात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। नमस्कार। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय अभिनव भारती वारंगा परिसर नागपुर के वेदांग ज्योतिष विभाग एवं वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित रजत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव एवं संस्कृत महोत्सवांतर्गत इस पंच दिवसीय ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र ज्ञान यज्ञ में मैं प्राध्यापक प्रणव मुळे आप सभी का स्वागत करता हूँ तथा यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता वर्ग की तरफ से तथा मेरे तरफ से आज के जो हमारे प्रमुख व्याख्याता हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे डॉक्टर आशीष जय सर, मैं इनका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। तथा यहाँ पर जो अभी नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है और जो हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसे हमारे माननीय वीसी प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना सर, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर माननीय कृष्ण कुमार पांडे सर, मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर प्रसाद गोखले सर, डॉक्टर दिनकर मराठे सर, सौ राजश्री राजूरकर, सौ कल्याणी डहाळे मैडम तथा श्री अनुज शर्मा सर और डॉक्टर अंबारिका सेठिया मैडम, इन सभी का मैं सभी श्रोता वर्ग तथा मेरी तरफ से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तथा डिपार्टमेंट की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से ये जो ज्ञान यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर उपस्थित हुए इस ज्ञान यज्ञ का आस्वाद ग्रहण करने हेतु तथा इस ज्ञान यज्ञ में आहुति प्रदान करने हेतु यहाँ पर जो श्रोता वर्ग उपस्थित है, मैं इनका भी यहाँ पर बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज पुनः एक बार प्रास्ताविकम तो हो गया था कि कल माननीय प्रोफेसर प्रसाद गोखले सर ने प्रास्ताविक किए थे। आज थोड़ा प्रास्ताविक मैं करना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये 5 दिन का महायज्ञ चल रहा है, इसका यही प्रयोजन है कि शास्त्र ज्ञान जब भी किसी विषय के बारे में हमें पता होता है, तभी हम उसमें हमारी जो उत्सुकता है वो बढ़ती है तथा उसमें कुछ क्योंकि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें नहीं पता होता है, या शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो इस कारण से यहाँ पर ये जो ज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया है, तो ये इसी कारण से है कि ज्योतिष शास्त्र तथा वास्तु शास्त्र से संबंधित जो भी बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए। आधुनिक काल में इसकी क्या उपयोगिता होती है, या इसका किस प्रकार से हम आधुनिक काल में भी इसके साथ चल सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। शास्त्र संरक्षण हेतु तथा शास्त्र संवर्धन हेतु या इसमें क्या रिसर्च हो सकते हैं, क्या इसमें हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी विषयों को हमें एक थोड़ा पता चल जाए कि जैसे एक डायरेक्शन होता है, मार्गदर्शन मिलता है कि इस रास्ते से जाना है। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम हमने इस प्रकार से रखा है, इसके आगे अगर कोई इसमें और पढ़ना चाहेगा तो उनका स्वागत। इस कारण से ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज इस द्वितीय दिन में जो हमारे मुख्य व्याख्याता है, उनका परिचय मैं अभी करवाना चाहूंगा। आज जो जिन्होंने हमें उनका अमूल्य समय प्रदान किया है, ऐसे डॉक्टर आशीष जय सर, इनके एजुकेशन के बारे में इनके परिचय में संक्षिप्त में ही करना चाहूंगा, क्योंकि सर ने स्वयं कहा है कि संक्षिप्त ही परिचय दीजिए, ज्यादा बढ़ाइए मत। तो इसलिए सर की आज्ञा का पालन करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ पर करवाना चाहूंगा कि सर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में सर कर चुके था, वास्तुशास्त्र का भी डिप्लोमा सर का हो चुका है, एमएससी इन साइकोलॉजी में भी सर का हो चुका है, शास्त्री, आचार्य, एमफिल तथा पीएचडी ये सभी विषय सर के फलित ज्योतिष में संपूर्ण हो चुके हैं। तथा सर का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो 5 साल का है। सर के द्वारा कुछ बुक्स, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और कुछ प्रोजेक्ट्स में भी सर काम कर चुके हैं। सर को इंडियन रिसर्चर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। तथा सर अभी जो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय का एक गुरुकुलम है रामटेक में, तो उस गुरुकुलम में वेदांग ज्योतिष विभाग में सर सहायक प्राध्यापक के तौर पर वहां पर विराजमान है। और यहाँ पर जो मैंने परिचय में कहा कि सर का शास्त्री, आचार्य, एमफिल, पीएचडी सब जातक शास्त्र के ऊपर हुआ है, और आज का जिस विषय पर हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है वो विषय भी जातक शास्त्र ही है। अतः ज्यादा
खाद्य शास्त्र, फलित शास्त्र दोनों एक ही है। तो इस कारण से सर का मार्गदर्शन हमें बहुत ही अच्छे से आज प्राप्त होने वाला है। इस कारण से मैं यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर आशीष जय सर, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे हमें आज के विषय के ऊपर मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय डॉक्टर आशीष जय सर। जी प्रणव जी, धन्यवाद। और मैं पहले कविकुलु गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के अभिनव भारती और वारांगा परिसर के नागपुर से ये इसका रजतो महोत्सव एवं संस्कृत महोत्सव एवं आजादी का अमृत महोत्सव विषय में संदर्भ में इस कार्यक्रम का पंच दिवसीय ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन किया गया है, ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र के वजह उनके तरफ से, उस विभाग के तरफ से जो आयोजन हुआ है, तो मैं इस कार्यक्रम के जो प्रेरक हैं हमारे कुलपति महोदय, उनको मैं धन्यवाद समर्पण करता हूं, और हमारे मार्गदर्शक कृष्ण कुमार पांडे महोदय तथा हमारे विभाग के जो अध्यक्ष भी हैं और अधिष्ठाता भी हैं, तो मैं उनको धन्यवाद समर्पण करता हूं कि मुझे इस तरह के जो अच्छा अवकाश दिए हैं और यहाँ अभी जो परिचय किए हैं, और हमारे विभाग के प्रोफेसर प्रसाद गोखले महोदय, पुनः डॉक्टर दिनकर मराठे महोदय और प्रणव मूले जी, अंबालिका मैडम और राजश्री राजूकर मैडम, कल्याणी डाहले मैडम, अनु शर्मा जी, सभी को मैं यहाँ धन्यवाद कर मैं यहाँ शुरू करता हूँ। इसके प्रवेश करने के पहले मैं एक छोटा सा आज पीपीटी थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि एक तरह से थोड़ा कुछ हमारे सामने हो जाता तो उसे हम देखते हुए थोड़ा हमारे लिए अच्छा लगेगा। तो इसलिए ताकि कंसंट्रेशन हमारा उसमें बना रखने के लिए मैं एक पीपीटी इधर शेयर कर लेता हूँ। जी, तो अभी ये कार्यक्रम में अभी हम बस पूरा शास्त्र के जो प्रवेश है, जिसको शास्त्र के परिचय भी कहते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। हाँ, वेदांग ज्योतिष कर विभाग का नाम भी है, और वेद का अंग कर ये सभी शुरू करते हैं। और प्रणव जी ने भी कल बहुत अच्छे से वेदांग ज्योतिष कैसा वेद से उत्पन्न हुआ था और पंचांग के जो परिचय, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे तरह से दिए थे। तो वेद इसमें क्या होता है कि ना, प्रत्यक्षेन अनुमानेन वा यज्ञातुं शक्यते तादृशं विषयं बोधयन्ति इमे वेदाः। तो वेद में क्या होता है, क्या वेद बताता है, जो प्रत्यक्ष से और अनुभव से, अनुमान से जिस विषय को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उस तरह के विषय को ये वेद जो है वो हमें बताते हैं। तो इस तरह के जो वेद है वो हम इसका विश्वास रखते हैं कि ये साक्षात किसी मानव से नहीं है, मगर मानव अपने ज्ञान, इस प्रकृति से जो ज्ञान, प्रकृति ब्रह्म रूप के से जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान के विषय को हम वेद मानते हैं। तो उस वेद के भी 6 अंग होते हैं। ये कल हमारे प्रणव जी ने इसके विषय में बताए हैं, तो मैं उसके बारे में फिर से बता देता हूँ। जैसा शिक्षा शास्त्र है, उसे नाक माना जाता है, और व्याकरण, क्योंकि वही शब्द होता है, शब्द का शुद्धता होता है, और वो व्याकरण से बताते हैं, मुंह से बात करते हैं शब्द भाषा को, इसलिए व्याकरण को मुंह माना गया है, और छंद को पाद, निरुक्त को श्रोत्र, ज्योतिष को चक्षु और आंक, और कल्प को हाथ माना गया है। यहाँ भी हाँ, ये चक्षु का अधिक प्राधान्यता देखने को मिलता है। जैसे इंद्रिय हो, मगर सभी इंद्रियों में से प्रमुख चक्षु को माना गया है। इसलिए इस ज्योतिष शास्त्र का अन्य शास्त्रों से ज्यादा महत्व माना जाता है। और फिर ये वेद में इसका किस तरह रूप था, तो वेद में इसका अधिक प्राधान्य, आज जो हम समय देखते हैं और आज का तारीख जो बताते हैं, आज क्या वार ये बताते हैं, ये सब ज्योतिष का ही एक अंग है। तो वेद में इसका रूप थोड़ा ऐसा ही था, मगर उसका उपयोग फलादेश के लिए ना होकर यज्ञादि क्रिया नाम फलाधानी
आधारत्वेन वर्तते। वहां यज्ञ करने के लिए और फल इत्यादि के देखने के लिए, शुभ मुहूर्त निकालने के लिए, जो इस तरह के विषयों के लिए इस ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख हुआ है वहां। और ये ज्योतिष का मतलब, इसका उत्पत्ति कैसा हुआ, ये सब बात है। ये ज्योतिषम सूर्यादि नवग्रहाणाम अश्विन्यादि सप्तविंशति नक्षत्राणाम तिथि योग योग वार खरणाना बोधक शास्त्र कथ्यन्ते। ये ज्योतिष क्या है? सूर्य आदि नवग्रहों और अश्विन आदि जो नक्षत्र होते हैं। कल हमारे प्रणव जी ने इस विषय में, नक्षत्रों के विषय में बताए हैं। कैसा अभिजीत नक्षत्र भी एक नक्षत्र है, ये भी उन्होंने बताए हैं। ऐसा सप्तविंशति नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र होते हैं, उसके बारे में बताए थे। और तिथि के बारे में भी उन्होंने बताए थे। योग करण, ये सब जो है पंचांग के ही विषय है। इसके जो बताते हैं ये ज्योतिष शास्त्र होते हैं। और त्रिस्कंद ज्योतिष, ये हम बार बार सुनते हैं कि त्रिस्कंद ज्योतिष, सिद्धांत संहिता हो रहा कर हम सुनते हैं। ज्योतिष के जो 3 मुख्य स्कंद होते हैं, इसमें क्या है कि हम सिद्धांत ज्योतिष, जिसको अंग्रेजी में आज एस्ट्रोनॉमी के नाम से बताया जाता है, उसे हम सिद्धांत ज्योतिष बताते हैं। और होरा क्या है, जिसे वास्तव में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो होरा है। तो ज्योतिष का मतलब ये हो गया, एस्ट्रोनॉमी भी आ गया और एस्ट्रोलॉजी भी आ गया। तो ये दोनों, और संहिता क्या है, इनके जो कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों का जो अंतर्गत बीच वाला कॉम्बिनेशन होता है, वो संहिता होता है। जैसा सिद्धांत में सिद्धांत नक्षत्र, सिद्धांत ज्योतिष में क्या होता है, ये आकाश में स्थित जो ग्रह होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो कैसे एक साथ एक डिग्री पर, एक अंश पर वो कैसे युक्त होते हैं, और उनके जो ग्रहण का काल क्या होता है, तो उनके जो प्रकरण क्या, उनके जो एक चक्र लगाने में कितना काल लगाते हैं। तो इस तरह के जो विषयों के ऊपर जो एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर जो चर्चा करता है वो सिद्धांत होता है। और संहिता क्या होता है, तो ये एक समूह के बारे में चर्चा करता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि वॉरियर्स के लिए कैसा होता है, बिजनेस पीपल के लिए कैसा होता है। तो स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं कि इस साल गोल्ड का रेट क्या हो सकता है, पेट्रोल का रेट क्या हो सकता है। इस तरह एक व्यक्ति के ऊपर न होकर एक पूरा समूह के ऊपर जो असर पड़ सकता है, उस तरह के विषयों को जहां बताते हैं, उसे संहिता ज्योतिष कहते हैं। और ये होरा क्या है, ये अच्छी तरह से बहुत प्रसिद्ध विषय होता है, प्रसिद्ध विषय है। ज्योतिष के नाम से ज्यादा तक लोग ना होरा को ही ज्योतिष मान लेते हैं। तो जातक के जन्म कुंडली के अनुसार से जो फलादेश किया जाता है, इसको होरा कहते हैं। इसमें क्या किस किस तरह के विचरण, तो ग्रहों का स्वरूप होता है इसमें, और उनके वर्ण का विचारण किया जाता है, दृष्टि कैसा है ये विचारण किया जाता है, और शुभ ग्रह, मित्र ग्रह, तो इसमें आयुर्दाय, योग इत्यादि के भी विचार किया जाता है। तो इस तरह के दशा, अंतरदशा, ये सब, और गोचार के जो विचार होता है, ये सब होरा के अंतर्गत होता है। तो होरा के विषय में हमारे ये शब्द कहाँ से आया, होरा जो है ये शब्द कहाँ से आया, तो बृहद जातक में ऐसा बताया गया है कि होरेत्य होरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्व पर वर्ण लोपात कर हमारे वराहमिहिर जी ने बृहद जातक में शुरू में ही बताए हैं। तो होरा शब्द का उत्पन्न कैसा हुआ है, अहोरात्र शब्द से हुआ है। अहोरात्र का मतलब है, अहो का मतलब दिन और रात्र का मतलब रात होता है। तो ये दिन और रात के जिस ज्ञान जो है, जो शास्त्र दिन और रात का ज्ञान हमें देता है, उसे अहोरात्र कहते हैं। तो ये अहो और अहोरात्र, ये दो शब्द एक साथ जब मिला तो व्याकरण का एक सूत्र, पूर्व पर वर्ण लोप, मतलब पूर्व जो पहले में जो अक्षर है, आ जो है वो निकल जाता है, उसका लोप हो जाता है,
और त्र का लोप होने से बीच में वाला हो रा शब्द बच गया। तो इस सूत्र के अनुसार अहोरात्र शब्द से होरा शब्द निकला। तो होरा शब्द में यहाँ एक मनुष्य के जो सुख दुख इत्यादि के उनके जनन काल से जो नक्षत्र और ग्रह की जो स्थितियां होते हैं उससे उनका शुभ अशुभ विचार जहां किया जाता है उसे होरा शास्त्र बताते हैं। तो इस अभी हमने पहले से बहुत बार देख चुके हैं कि ज्योतिष शास्त्र का जैसा कि वेद का 6 अंग हमने देख चुके हैं, मगर यहाँ ज्योतिष शास्त्र का 6 अंग बताया गया है प्रश्न मार्ग नाम के ग्रंथ में। वहां गोल गणित कर 2 विषय बताए हैं। ये दोनों विषय जो है वो ये सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। गोल का मतलब क्या है, जैसा कि ज्योमेट्रिक थिंग्स हम पढ़ते हैं कि एक यहाँ से ये कितने दूर में है, इस भूगोल के विषय में जो पढ़ते हैं, तो इस तरह के जो विषय होते हैं वो गोल में आते हैं। गणित में क्या होता है, जैसा कि कैलकुलेशंस हम यूज करते हैं, कितनी स्पीड में मूव होते हैं, इस तरह के जितने भी कैलकुलेशंस के मेथड होते हैं ये दोनों जो है ये सिद्धांत के अंग है। तो 2 सिद्धांत से आ गए। निमित्त और संहिता ये समान है। तो निमित्त का मतलब जो संहिता के लिए बताया था वही है, तो 3 यहाँ से हो गया। और बाकी जो 3 जातक प्रश्न और मुहूर्त ये होरा के अंतर्गत आते हैं। तो हम आज हमारा फोकस है कि यह होरा जो है इसे आज हम अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। होरा का मतलब, होरा के अंतर्गत जातक आज देखेंगे, प्रश्न क्या है ये देखेंगे, और मुहूर्त इनमें क्या एक साथ मिलता है, क्या इनमें वैशिष्ट्यता है, ये हमारा फोकस रहेगा आज इस विषय के ऊपर। तो आज हम होरा शास्त्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले वाला जो है ये मुहूर्त के विषय में आता है। हम जो भी काम करते हैं हम ये तभी काम करना चाहते हैं कि उसमें सफलता आ जाए। क्यों, कोई भी ना मैं हार जाऊंगा, हाँ किसी का कुछ भी हो, वो जो काम हम करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से करना चाहते हैं, उस उद्देश्य का सफलता तो हम पाना ही चाहते हैं। तब कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए मुहूर्त, इसके लिए शुभ मुहूर्त का अब जरूरत होता है। शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त और अशुभ काम के लिए अशुभ मुहूर्त। तो इस तरह के शुभ अशुभ मुहूर्तों से कैसे कैसे हमारा काम किया जाना चाहिए ये बताया जा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा कहानी भी बताना चाहूंगा जो बहुत सारे लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं संक्षिप्त में कह देता हूँ इसका वैशिष्ट्य के लिए। तो एक बार क्या हुआ था, भास्कराचार्य जी को पता चला कि उनके बेटी जो लीलावती हैं उनके लिए वैधव्य योग है कर। तो उस वैधव्य योग को मिटाना चाहते हैं। कैसे, वो तो जन्म तो वैधव्य योग से जन्म लिए हैं। तो उन्होंने एक शुभ मुहूर्त का समय लिए थे और शुभ मुहूर्त के समय में अपने बेटी का वो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उनके बेटी के जन्म कुंडली में वैधव्य योग हो तो भी इस मुहूर्त में उनका बेटी का शादी होने से उनका ये जो दोष है वो नहीं रहेगा। तो मुहूर्त का ये महत्व होता है। तो फिर शादी हुआ या नहीं ये सब बात की कहानी है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है मैं उसके रूप में स्ट्रिक्ट होना चाहूंगा। तो इसी से उन्होंने बाद में जाकर इनके नाम के ऊपर ही लीलावती नाम का जो ग्रंथ है उसको भी उन्होंने रचना किए थे। जी, तो यहाँ ये देखने के लिए है कि यहाँ एक विशेषता ये है कि उनको पता है कि उनके बेटे के जो जन्म कुंडली है उसमें वैधव्य योग होते हुए भी उन्होंने ऐसा एक मुहूर्त चुना। इससे हमें ये मिलता है कि मुहूर्त जो है वो जातक के दोष को भी वो परिवर्तन कर सकता है। ये मुहूर्त शास्त्र का वैशिष्ट्य है। तो सुख दुख करणम कर्म शुभाशुभ मुहूर्तजम जन्मांतरे अपि तत्कुर्यात् फलम तस्यान्वये अपि वा। तो ये जो विषय जो बताया गया है, अगर उनके जन्म में कितना भी दोष हो, अगर वो अच्छे मुहूर्त में काम शुरू करते हैं
तो उस कार्य जो है उसका फल जो है वो अच्छा ही होगा कर कर बता रहे हैं। तो अगर दोष है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा मुहूर्त चयन करना पड़ता है। ठीक है, तो मुहूर्त शास्त्र का एक वैशिष्ट्य है, इसलिए जो काम करते हैं तो उसके हिसाब से मुहूर्त, जैसा कि कल हमें प्रणव जी बता रहे थे कि किस विषय के लिए किस किस तरह का मुहूर्त, किस काम के लिए किस किस तरह का मुहूर्त लेना चाहिए। जैसा कि नक्षत्रों के विषय में उन्होंने जब बात कर रहे थे, इस विषय को उन्होंने स्पष्ट बता रहे थे, तो मैं इसको द्विवृत्त दोबारा कहने का दोष ना हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ से स्किप कर मैं आगे चलता हूँ। तो जातक शास्त्र के बारे में देखते हैं। तो जातक शास्त्र में क्या होता है कि यहाँ जन्म, हमारे जो जन्म काल के जो समय है, वहां की जो ग्रह स्थिति है, और उस ग्रह स्थिति से उस मनुष्य के है जातक शास्त्र। क्यों इसको मैं कोशिश शब्द दे रहा वो हूं, क्योंकि यहाँ पूरे प्रमाण से वो दे ही रहा है कर ना बताकर कोशिश गया, मैं आगे बताता हूँ उसके विषय में। ये जो जातक शास्त्र है, तो जन्म का जो समय होता है उस समय में जो ग्रहों का स्थिति होता है आपका आवाज कट रहा है सर। हम बताते हैं कि जी जी सर आपका आवाज है क्या ब्रेक प्रणव जी अभी सुन रहे? अच्छा नहीं प्रणव जी अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? अच्छा हाँ वीडियो ऑफ कर दीजिए। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, एक मिनट। ठीक है प्रणव जी, अगर फिर से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे बताइए, जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है प्रणव जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है। तो यहाँ एक विषय ऐसा है कि जातक के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जातक के बाद प्रश्न शास्त्र के विषय में आते हैं। अभी हम किसी को फोन लगाए और पूछ रहे हैं कि अभी मेरा नाम, मैं यहाँ अप्लाई कर दूं क्या, इसके लिए कैसा होगा, ये मेरा मुहूर्त कैसा रहेगा कर जो पूछ रहे हैं, जिस समय पर, जिस काल में, जिस स्थान से वो प्रश्न करते हैं, उस समय के जो ग्रह स्थिति होते हैं उसके आधार पर जो उत्तर दिया जाता है, ये प्रश्न शास्त्र क्या कहा गया है। तो जातक से भी जब ये विषय बताया जा सकता है तो इसमें प्रश्न की क्या जरूरत है। तो इसमें हमें पहले ये समझना होगा कि जातक मतलब क्या होता है। तो जातक मतलब ये होता है कि जो हमने पूर्व जन्म में, हम जो अभी मान लेते हैं कि एक सामान्य फलित में ही कोई एक व्यक्ति ने अपनी कुंडली परिशीलन किए और उनको पता चला कि उनके कुंडली में कुछ दोष है, तो उन्होंने गए और उसके लिए थोड़ा शुभ कर्म करके आए थे, और शुभ कर्म करने के बाद वो फिर से ज्योतिषी के पास अपना कुंडली लेके आए, पूछे कि क्या मेरा शुभ कर्म मैंने करके आया था, क्या कम हो गया क्या कर पूछता है। तो ये कम हो गया या नहीं हुआ ये कैसा बता जा सकता है, क्योंकि वो जातक चक्र तो बदलेगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि तो इसलिए क्या आता है, तो जिस समय में वो प्रश्न करते हैं तो उस समय के आधार पर इसे इसका अभी इनका इस जन्म में किया हुआ कर्म क्या है। जो जातक शास्त्र है वो पिछले जन्म के कर्म को बताता है, और प्रश्न शास्त्र है वो इस जन्म में किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म को भी बताता है। तो इस जन्म का कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म के ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसलिए यहाँ मैंने दिखाने का यत्न करता है ये शब्द को प्रयोग किया था, क्योंकि यहाँ हमेशा हमारा प्रेरक रहता है
कि इसे जातक यही होना चाहिए। जैसा मेरा आचार्य पढ़ाते समय मुझे कक्षा में हमेशा बताते हैं कि एक विषय यही होगा कर कर है, तो उसके लिए ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, जो होगा वो तो होगा ही। फिर ज्योतिष शास्त्र का महत्व क्या है, फलित शास्त्र का महत्व क्या है, जो होने वाला है, जो अशुभ है, तो उसे कैसा रोका जा सके, उसे कैसा बदला जा सकते हैं। तो ये जो काल जो किसे जिसे कहते हैं, जिसे फोर्थ डायमेंशन में देखना है या कैसा देखना है, ये जो कंफ्यूज का, ये बहुत ही साइंटिस्ट लोगों के लिए भी कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो उस काल को कैसा नियंत्रित किया जा सकता है, इस काल के ऊपर जो शास्त्र बहुत ही सूक्ष्म रूप से काल के रूप में गणना, जैसा कि दिन और रात को ही हम यहाँ एक दिन मानते हैं, काल के जो परिवर्तन हम दिन रात से, हम सूर्य के जो गमन है उससे हम ज्ञात कर प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के काल को सिद्धांत में और उसके जो प्रभाव होते हैं एक मनुष्य के ऊपर, एक समूह के ऊपर, इस तरह के बहुत सारे विभिन्न प्रकार से जो विचार किया गया है उस काल शास्त्र के ऊपर हम आज देख रहे हैं। उसमें भी प्रत्येक रूप से होरा शास्त्र के ऊपर हम आज विचार कर रहे हैं। तो मैंने कर्म तो बहुत बार बताया था कि कर्म हो क्या, कर्म है कर कर, मगर ये भी प्रश्न मार्ग ग्रंथ में ही बता रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्व जन्म में हम जो किए हैं उस तरह के कर्म, जो कि वो फिर से दो प्रकार का बन जाता है, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। संचित कर्म जो बहुत सारे जन्मों में हमने इकट्ठा किए गए हैं उस तरह के कर्म, और प्रारब्ध कर्म जो है उसमें से कुछ अंश रूप हम इस जन्म में भोगने के लिए जो लेके आए हैं, ताकि जिस तरह के परिवार में हमारा जन्म हुआ है, जिस तरह का हमारा बुद्धि का तीक्ष्णता है, शारीरिक स्थिति जो है, ये सब ऐसा होना चाहिए कर कर ये नियम, ये निर्णय हो चुका है, तो इसे हम प्रारब्ध कर्म में कहते हैं। तो अभी मैंने बताया प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के ऊपर जातक शास्त्र जब विचार करता है, तब प्रश्न शास्त्र ये यत्न कर्म जो आज इस जन्म में जो हम संचन किए हैं, जो इस जन्म में हमने किए हैं, उस तरह के कर्म के ऊपर ये प्रश्न शास्त्र है वो विचार करता है। ठीक है, तो अभी ये जातक शास्त्र और प्रश्न शास्त्र या और मुहूर्त शास्त्र, इनके जो वैशिष्ट्य है इसको तो हमने देख ही लिए, और ये कहाँ से भिन्न भिन्न है। जैसा कि मुहूर्त शास्त्र जो होते हैं ये किसी काम करने से पहले हम देखते हैं, जातक शास्त्र जो होता है ये जन्म के जो काल होता है उसके आधार पर, जो जन्म लग्न हो सकता है या आधान लग्न हो सकता है, या इस तरह के जो जन्म के जो काल है उसके ऊपर जो विचार किया जाता है, ये जातक शास्त्र होता है। जिस काल में हम प्रश्न करते हैं मेरा ये स्थिति कैसा है, ये अब मेरा क्या होगा, इस तरह के जो चिंतन करते हैं, उस काल के उस समय में, जिस समय में हम प्रश्न करते हैं उस समय के आधार के ऊपर जो विचार किया जाता है उसे प्रश्न शास्त्र कहते हैं। ये इनके वेद हो गया, मगर इन सभी को होरा शास्त्र में रखने का एक वजह होता है, जो इनके बेसिक जो है ये हर तीनों के लिए समान रहता है। जैसा कि उच्च नीच स्थान का विचार हो जाए, या ना तो भावों का विचार हो जाए, या ना तो काल या इसके जो राशि भेद हो जाए, ये सब, जैसा कि मैं अभी उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ कि अभी जो काल पुरुष के विषय में जब बताते हैं, कालांग बृहद जातक में ऐसा बताया गया है कि कालांगानी वरांगमानम नमरो कृत्रोड़ वासो व्रतो व्यस्तिर्गिंजन मूर्जान युगले जंगे ततो अंकृतवयम कर बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है, कालांगानी एक काल को एक पुरुष के रूप में कल्पना करते हैं पहले, एक ताकि आकाश जो है, आकाश जो 360 डिग्री में होता है, इसे 12 भागों में डिवाइड किए हमारे समझने के लिए। तो उस 12 भागों में डिवाइड करने के बाद उसे एक मनुष्य के रूप में देखते हैं इस काल को। तो उस काल पुरुष को जो सिर होता है, मस्तिष्क होता है, उसे मेष राशि मानते हैं।
तो वृषभ को मुख्य माना गया है और मिथुन राशि को उनके दोनों भुजाओं कर कर मानते हैं। तो कर्काटक राशि को हृदय और सिंह राशि को उनका पेट, कन्या राशि को खटी प्रदेश जो कमर कहते हैं उसको, उस तन को, और तुला राशि को वस्ती माना गया है, नाभि के अधोभाग जो है उसे वस्ती कहते हैं। और वृश्चिक राशि को गुह्येंद्रिय जो गोपनीय इंद्रिय होता है, जननेंद्रिय होता है, उसे वृश्चिक राशि को जननेंद्रिय मानते हैं। और धनु राशि को ऊरु मतलब जो टाइज बोलते हैं, जांग बोलते हैं, वो ऊरु हो गया। और मकर जानू हो गया। और फिर कुंभ राशि को जंग मानते हैं जिनको घुटना बोलते हैं। और उसके जानू घुटना हो गया और उसके नीचे जो भाग है, घुटने के नीचे के भाग, वो कुंभ राशि हो गया। और मीन राशि दोनों पैर कर कर कल्पना किया गया है। क्यों इस तरह की कल्पना, इसकी क्या जरूरत है कि अगर काला पुरुष के अंग में जब शुभ ग्रह बैठता है तो ये अंग बहुत ही मजबूत रहता है, और जब अशुभ ग्रह बैठता है तो ये जो स्थान है ये कमजोर रहता है। तो शुभ ग्रह क्या होता है, अशुभ ग्रह क्या होता है? तो यहाँ पहले ग्रहों को प्रकाश ग्रह कर कर, प्रकाश ग्रह, तारा ग्रह और छाया ग्रह कर कर 3 मेन डिविजन रखे हैं। सूर्य और चंद्र को प्रकाश ग्रह माना जाता है क्योंकि ये प्रकाश युक्त रहते हैं इसलिए। और आकाश में देखते समय तारा जैसा दिखने वाले जो 5 ग्रह है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, जो 5 ग्रह आकाश में एक तारा जैसा दिखता है उसे हम तारा ग्रह बोलते हैं। और छाया ग्रह क्या होता है? तो उनको कहते हैं जो राहु और केतु जो छाया के रूप में स्थित है, उनके लिए वास्तविक दूसरे ग्रहों के जैसे एक रूप नहीं है, जो एक आकार नहीं है जिसे हम ऊहा कर सकते हैं, इसलिए उनके जो चित्र भी जब बनाया जाता है थोड़ा एक डिसफिगर्ड रूप में दिया जाता है। तो इस तरह के जो छाया ग्रह होते हैं ये राहु और केतु होते हैं। तो इनमें शुभ और अशुभ का भी फिर से भेद किया गया है। जैसा कि शुभ ग्रह कौन कौन किस किस को मानते हैं? बृहस्पति, आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है। और ये शुक्र को भी शुभ ग्रह माना गया है। और बुध जो शुभ ग्रहों से युक्त जब रहते हैं बुध, उनको शुभ ग्रह में माना जाता है। और पूर्ण चंद्र जो होते हैं उनको शुभ ग्रह माना जाता है। और अशुभ ग्रह कौन कौन हो गए? सूर्य हो गए अशुभ ग्रह, और अशुभ ग्रहों से फिर राहु, केतु, शनि, मंगल, और अशुभ ग्रह से युक्त बुध, और क्षीण चंद्र जो अमावस्या के तरफ जो चंद्र, अमावस्या के निकट जो चंद्र है, उनको भी अशुभ ग्रह मानते हैं। तो इस तरह के शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों का विचार किया जाता है। तो ये अभी का जो हमें समझना है कि ये पूरा जो ज्योतिष शास्त्र है, या मुहूर्त हो, या ना तो प्रश्न हो, या ना तो जातक हो, ये तीनों जो है उसका बेस जो होता है ये यही इस तरह के कॉन्सेप्ट से ही होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि मुहूर्त में तो ये हमें दिखता नहीं है क्योंकि वहां तो शुभ नक्षत्र और इस तरह के ही विषय देखते हैं। आप जैसा कहते हैं कि ग्रहों का शुभाशुभत्व और जो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ये सब कहां से आ गया कर अगर आप पूछते हैं तो लग्न शुद्धि जब देखा जाता है एक हर कार्य के लिए, तो उस समय लग्न शुद्धि में इसे देखना जरूरत पड़ता है। जैसा कि शादी के लिए भी जब मेलापक देखते हैं, 36 गुण, इस तरह के जब गुण के विचार किया जाता है, तो भी मेलापक में भी हम इस तरह या तो नक्षत्र मेलापक और ग्रह मेलापक नाम का 2 मेलापक रहता है। आज ज्यादातर जब लोग शादी में देखते हैं तो ज्यादातर नक्षत्र मेलापक ही देखते हैं। अच्छा, पुरुष का ये नक्षत्र हो गया और स्त्री का ये नक्षत्र हो गया तो इनमें मिलता है या नहीं? नहीं, नक्षत्र मेलापक से गुण मिलते हैं। और जब तब ग्रहों का मेलापक देखते हैं तब जाकर ये बहुत अच्छे तरह से इसमें फिट बैठता है। तो इस तरह जो मुहूर्त शास्त्र है उनका भी यही बेस साबित होता है। तो पहले हम इन तीनों में क्या भेद है वो देखें, अभी हम इन तीनों में क्या साम्य है वो देख रहे हैं। तो फिर अधिपति के विषय में बताया गया है। यहाँ
जो है हर राशि मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन जो 12 राशियां हैं, इनके 12 राशियों के अधिपति भी बताए गए हैं, जैसा कि क्षितिज सितज्ञ चंद्र रवि सौम्य सितावनी जाह सुर गुरु मंत सौरी गुरवश्च गृहांश कपाह कर बताया गया है। क्षितिज जो मेष राशि है, प्रथम राशि जो मेष राशि है, उसकी जो अधिपति है वो मंगल है, और द्वितीय राशि वृषभ जो है उसके अधिपति शुक्र है, और तृतीय राशि जो बुध है, जो मिथुन है, उसके अधिपति बुध, और चतुर्थ राशि कर्काटक के अधिपति चंद्र है, और जो पंचम राशि जो है सिंह राशि, उसकी जो अधिपति है वो सूर्य है, और छठवीं राशि जो कन्या के अधिपति बुध फिर से, और तुला के अधिपति शुक्र, और वृश्चिक के अधिपति मंगल, और धनु के अधिपति फिर से गुरु, फिर मकर और कुंभ के अधिपति शनि, और मीन के अधिपति हो गए फिर से गुरु। ऐसा 12 राशियों का जो अधिपति है वो क्षितिज सितज्ञ चंद्र रवि सौम्य सितावनी जाह सुर गुरु मंद सौरी गुरवश्च गृहांश कपाह कर गृह जातक में इस श्लोक हमें उपलब्ध है। तो ये बताया गया है। तो ऐसा ही 12 ये सभी ग्रहों का उच्च स्थान भी बताया गया है, क्योंकि ये जब ग्रह जो होते हैं जो अपने स्थान में बैठते हैं तो वो अपना बल, वो वहां बहुत ही बलवान बल प्राप्त करते हैं। बल के भी कैसा विचार करना चाहिए, वहां 6 प्रकार के बल होते हैं, षड बल विचार करना चाहिए। तो इस तरह के भी विषय हमें जातक शास्त्र में मिल जाता है। तो मुहूर्त शास्त्र को समझना हो या ना तो प्रश्न शास्त्र को समझना हो, एक तरह से जातक शास्त्र है, इसको थोड़ा अच्छे तरह से इसके फाउंडेशन को समझ लेने से बाकी 2 शास्त्रों को भी हम थोड़े डेप्थ से समझ पा देंगे। तो इसलिए होरा शास्त्र जो है वहां फिर उच्च स्थान नीच स्थान इस तरह के विचार जब किया जाता है, अजब ऋषभ मृगांगना मृगांग नकुलीर जशवनी झौ करके बताया जाए, जशवनी झौ छ दिवाकरादि तुंगाह अज वृषभ मृग अंगना कुलीर कर आज मेष जो है वो सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च प्राप्त करते हैं। चंद्र जो है वो वृषभ राशि में उच्च स्थान उनका होता है, और मंगल जो है उनका मकर राशि में होता है, और ये बुध जो है उनका कन्या में होता है, गुरु जो है उनके कर्काटक राशि में वो उच्च प्राप्त करते हैं, और शुक्र मीन राशि में उच्च प्राप्त करते हैं, शनि जो है वो तुला में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो ऐसा ही इनका यहाँ जहां उच्च वो प्राप्त करते हैं वहां से सप्तम राशि उनका नीच स्थान रहता है। और हर ग्रहों का दृष्टि विचार करते समय हर ग्रह सप्तम दृष्टि को देखते, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इनमें जो विशेष दृष्टि कुछ ग्रहों का होता है, जैसे बृहस्पति लेते हैं, वो त्रिकोण स्थान मतलब पंचम और नवम स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं ऐसा, इसके विचार की क्या जरूरत है? जब बृहस्पति पंचम और नवम दृष्टि से किसी भाव को देखते हैं तो वहां उनके प्रभाव पड़ता है, तो उसका असर हमें देखने को मिलेगा। वैसे ही जो शनि है वो तृतीय और दशम स्थान को देखते हैं, और मंगल जो है वो चतुर्थ और अष्टम स्थान को देखते हैं। तो ये स्थान जो बोलते हैं इसमें फिर 12 भाव होता है। तो 12 भाव के विषय में भी इस तरह के हमें श्लोक मिलते हैं। होरादयस्तनु कुटुंब सहोत्त बंधु पुत्रारि पत्नी मरणानि शुभास्पदयाः विष्पाच्य। तो 12 भाव, पहला भाव क्या होता है? लग्न जिसको हम कहते हैं वो तनु, वहां से क्या होता है कि शरीर का विचार किया जाता है, उनका स्वरूप का विचार किया जाता है, ये देखने में कैसे होते हैं, इस तरह का विचार लग्न से करते हैं। तो द्वितीय भाव में धन का विचार किया जाता है। धन का उनके जो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनके जो आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल स्टेटस क्या होता है, इस तरह के विचार धनु से धन। फिर तृतीय भाव हो गया कुटुंब, उनके जो परिवार, ये यहाँ द्वितीय भाव से नेत्र का भी विचार किया जाता है, और तृतीय भाव से उनके कान का विचार किया जाता है, उनके परिवार का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव जिसको पाताल भाव कहते हैं, यहाँ से माता का विचार किया जाता है। हेलो,
हेलो, नमस्ते। तो प्रणव जी ये पूछ रहे थे कि पीपीटी भी शेयर करना बंद कर दिए क्या कर कर। हाँ, मैंने पीपीटी शेयर करना बंद कर दिया क्योंकि नेटवर्क अब तक आवाज अच्छे तरह से पहुंचे, सिर्फ मेरा आवाज, क्योंकि वो मैं पहुंचाना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही सर पूछ रहे थे, तो ठीक है, इसकी वजह से बीच में छूटा था, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जी तनु, धन, कुटुंब, फिर सहोत, जो मित्र के जो भाव होते हैं, तनु, धन, कुटुंब, चतुर्थ भाव जो होता है उसे पाताल जो कहते हैं, वहां मित्र का भी विचार किया जाता है। जो बेसिक एजुकेशन होता है उसके विचार किया जाता है। जो पानी जो है उसका विचार किया जाता है। और पंचम भाव जो होता है वो पुत्र का स्थान होता है। तो पुत्र स्थान में क्या होता है कि जैसे कि संतति के विचार वहां किया जाता है। और षष्ठ भाव में शत्रु के विचार किया जाता है। शत्रु किस समय पर वो बलवान हो जाते हैं, किस समय पर हम बलवान शत्रु को जीत पाते हैं। और जब वाद विवाद इस तरह के जो कोर्ट केस के जाते हैं तो उस समय में इस तरह के भावों का विचार कर लेना सही रहता है। और षष्ठ भाव से हमारा रोग का पता चलता है। इस तरह के प्रधान जो विषय होते हैं वो षष्ठ। सप्तम भाव में हमारा ऑपोजिट सेक्स के बारे में जानते हैं, जैसा कि हमारे अगर पुरुष है तो पत्नी के बारे में, अगर स्त्री है तो पति के बारे में जानते हैं। और ये सिर्फ पति पत्नी के बीच के ही विषय नहीं है, जैसा कि व्यापार में भी ऑपोजिट जो क्लाइंट्स आते हैं तो वो कैसा रहते हैं, तो इस तरह के विचार सप्तम से किया जाता है। तो हर विषय के लिए हमें एक एक भाव में कहीं ना कहीं हम उसका विचार करते हैं और उसके कारकत्व होते हैं। जैसे कि अष्टम भाव में मृत्यु का विचार किया जाता है, उसे रंध्र भाव भी बोलते हैं। वहां अगर गुफा इत्यादि करना है तो उस तरह के माइनिंग का प्रोजेक्ट अब शुरू करने वाले हैं तो अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो इस तरह हर काम के लिए। और नवम भाव को भाग्य बोलते हैं, जो हमारे पूर्व भाग्य जो है, पूर्व का जो पुण्य जो है वो नवम भाव में हमें दिखता है। जो मैं बहुत आपको बहुत लकी हूँ, ये कहाँ से पता चलता है कि हमारा लक कैसा है और हमारा का धर्म का जो पालन कैसा होगा। धर्म कार्य इस जन्म में जो पुण्य कार्य करते हैं, ये कितना पुण्य कार्य करते हैं, तो इस तरह के जो दैव का चिंतन इनमें कितना रहता है, धर्म का चिंतन इनमें कितना रहता है, तो ये सब जो है नवम भाव से विचार किया जाता है। और दशम भाव को कर्म भाव कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि ये नौकरी के विषय में पता चलता है। और पिता के भाव भी कहते हैं दशम भाव को। हाँ, उत्तर दक्षिण का भेद होता है। तो कुछ लोग नवम को पितृ का स्थान मानते हैं, कुछ लोग दशम के पिता का स्थान मानते हैं। इसमें भी वजह जो है वो अलग होता है। माता का स्थान चतुर्थ है। चतुर्थ माता का जो पति का स्थान होता है वो दशम भाव होता है। तो यहाँ ये दशम माना जाता है। और बीज जो है वो नवम भाव से देखा जाता है। तो इसलिए वहां वो देखा जाता है जहां किसी के फादर और बायोलॉजिकल फादर में जब डिफरेंस होता है तो नवम और दशम के भेद से इसका विचार किया जा सकता है। इस तरह के जो सूक्ष्म रूप से जो विचार करता है तो ये हमें प्राचीन ग्रंथों से भी इस तरह के विचार जो आइडियाज जो है वो हमें उपलब्ध होते हैं। और 11वीं भाव जो होता है उसे लाभ कहते हैं, जो प्रॉफिट कितना रहता है इस तरह के विषय। और द्वादश भाव जो है वो व्यय होता है और नींद भी होता है। जो नींद के प्रॉब्लम से जिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है तो शयन इत्यादि जो विषय। और हम इनकम ज्यादा है क्या, एक्सपेंस ज्यादा है क्या, ये सब भी हमने देखते क्या है। कुछ लोगों का द्वादश भाव में बहुत स्ट्रांग हो जाने से क्या होता है, इनकम वीक रहता है तो एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम से ज्यादा एक्सपेंस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके आर्थिक स्थिति बुरा है, ऐसा नहीं है, मगर उनके जो खर्चा करने का जो क्षमता है और खर्चा करने का जो उनके लिए जो उसकी जरूरत है वो ज्यादा है, खर्चा में वो कंट्रोल नहीं कर रख पा रहे। तो इस तरह जो द्वादश भाव है इनके ऊपर ये नव ग्रहों के जो विचार है और इनमें जो ये 27 नक्षत्रों का स्थान है और इनको जानकर हम यहाँ ये तीनों शास्त्रों का हम बिठाते हैं। तो मैंने पहले आज के विषय को एक बार संक्षिप्त में कहता हूँ। तो आज के विषय में पहले हमने ये देखे कि कैसा ये शास्त्र का उत्पन्न हुआ और त्रिस्कंद का ज्योतिष क्या है कर हमने संहिता, होरा और संहिता, होरा और सिद्धांत जो 3 स्कंद है इसके बारे में हमने देखे थे। और उसके बाद आगे बढ़कर हमने क्या किए थे,
और सिर्फ होरा के ऊपर हमने इसको फोकस किए थे। और होरा का जो फिर से जो 3 भाग जो होता है, मुहूर्त, जातक और प्रश्न, ये तीनों के विषय में देखे थे। ये क्यों 3 एक साथ आ रहे हैं, जो कि तीनों में भेद क्या है, अंतर क्या हो रहा है और तीनों में साम्यता क्या है, इस तरह के विषयों के ऊपर भी हमने चर्चा किए थे। फिर यहाँ जो मुख्य विषय होते हैं, तो इस तरह के विषयों के ऊपर भी हमने यहाँ चर्चा किए थे कि जो बेसिक्स जो होता है उसके ऊपर मैंने सिर्फ कुछ कहना चाहिए, मैंने इसलिए उसके बेसिक्स का रूप कैसा होता है ये मैंने बताया था। फिर अंतर जाकर हर एक शास्त्र को डीप में देखा जाता है। जब भी हम यहाँ हमारे काव्य कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी में अगर वो डिप्लोमा कोर्स भी क्यों ना हो जाए, अगर बैचलर डिग्री कोर्स जो अधिक डिप्लोमा कोर्स जो 1 संवत्सर का काल का कोर्स है और मास्टर डिग्री जो है वो 3 संवत्सर का कोर्स जो होता है, इस सभी तरह के कोर्स में हम ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने विषयों को उसके अंदर दिया जा सकता है। जब वास्तु है तो वास्तु के कितने वेद आते हैं, तो उन सभी को उस वास्तु डिप्लोमा में रखने का कोशिश करते हैं। जब सिलेबस बनाते हैं तो ही मॉडर्न को कितना लेना चाहिए, तो मॉडर्न के लिए हमने वरांगा कैंपस में ही हमने मॉडर्न बीए ज्योतिष विज्ञान जो है, जो हमारे प्रणव जी बोलते आते थे कि इस कोर्स को लेके आना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों का लाभ होगा करके। तो इस साल सर के जो रिक्वेस्ट था उसे हमारे वीसी सर और हमारे एचओडी सर ने उसको मंजूर दिए थे। तो उसके रूप में जो छात्रों के लिए फल देने वाले इस तरह के कोर्स आए हैं, और पूर्ण रूप से जो शास्त्रिक होता है, जो ट्रेडिशन में पूरा मॉडर्निटी को न लाते हुए अच्छे तरह से इससे उस जो प्राचीन जो सुरक्षित जो ओरिजिनलिटी एसेंस के जो शास्त्र है, जहां से मॉडर्न को हम मिक्स ही ना के इस तरह के रक्षणा के लिए हमने शास्त्रीय और आचार्य कोर्सेस को भी यहाँ रखे हैं, जहां की वहां प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन पढ़ाया जाता है। और तो जो छात्र आते हैं उनके जो रुचि के, उनके जो जरूरत के अनुसार यहाँ हर सिलेबस का जो स्वरूप है, तो इस फाउंडेशन को समझते हुए इस फाउंडेशन का लाभ जो सभी को मिलना चाहिए इसके विषय पर, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है ही समुद्र। तो या भूयो भी पटुबुद्धि ही पटुबुद्धिया होरा फलज्ञप्ते शब्दन्यास समन्वितेषु बहुशः शास्त्रेषु दृष्टेषु अपि होरा प्लवज्ञप्तये कर कर जब हमारे वराह मिहिरा जी ही ऐसा बोलते हैं, बृहद जातक इतना अच्छे ग्रंथ, इतने उत्तम ग्रंथ बृहद जातक देकर वो खुद बताते हैं कि ये होरा शास्त्र है, ये बहुत ही बड़ा समुद्र है। तो समुद्र पार करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एक प्लव में आपके उपलब्ध कराता हूँ, ताकि आप इस प्लव में बैठकर, एक नाव में बैठकर आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो वराह मिहिर जी जैसे ज्येष्ठ लोग ही इस तरह के जो वचन प्रयोग करते हैं, तो हम तो उस प्लव से भी ये एक लाइफ बोट जैसा मान सकते हैं आधुनिक काल के लिए। तो इस तरह के जो लाइफ बोट है ये आपके लिए अभी उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं आज का वाणी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, और मेरे जो कहने में कुछ बहुत सारे विषय छूटे हैं मुझे भी पता है, और मैंने जो संक्षिप्त में जितना मुझे लगा कि लेना चाहिए मैंने उतना लिया हूँ। अगर मेरे तरफ से कुछ दोष हुआ है तो आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, और जो तकनीक का प्रॉब्लम भी यहाँ हो रहा था उसके लिए भी मैं मेरे तरफ से माफी चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रणव मूले जी को दायित्व अभी सौंप रहा हूँ। धन्यवाद प्रणव मूले जी, और सभी श्रोतागण जो भी इतनी देर मुझे सुनने के जो सहन किए थे, मेरे दोष पूर्वक हिंदी को भी अपने सहन से स्वीकार कर लिए थे, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद समर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो उद्बोधन है वो बहुत ही अच्छा रहा। जैसा कि मैंने कहा था सभी से कि सर का जो अध्ययन है वो शास्त्री, आचार्य, एमफिल तथा पीएचडी फलित ज्योतिष में हुआ है। तो उसी प्रकार से आज सर ने बहुत ही सरलता से एक जातक शास्त्र क्या होता है, फलित शास्त्र क्या होता है, वो अब सर गुरुकुल के है तो उन्होंने सब प्रमाण सभी बातों को उन्होंने कहा है, वो उनके उद्बोधन में ही हमें पता चला कि सर ने जो भी कहा है वो सब प्रमाण कहते चले गए सर। और सर ने बहुत सारे प्रश्न के बारे में भी बताया है, जातक शास्त्र ये क्या होता है उसके बारे में भी बताया सर ने, राशियों के बारे में
बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सरलता से राशि क्या होती है, भाव क्या होते हैं, उन भावों का जो फलादेश करते हैं। देखा जाए तो हम जो शास्त्र ग्रंथ देखते हैं तो उसमें जो है उस जमाने में जिस प्रकार से फलादेश था वो लिखा हुआ रहता है। जैसे कार या गाड़ी खरीदना ये सब नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन सर ने जो बताया कि किस भाव से क्या देखना चाहिए वो वर्तमान समय में उस फलादेश को रिलेट करके सर ने आपको यहाँ पर बताया है। वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि व्यावहारिक जगत को जब तक हम रिलेट नहीं करते तब तक हम उसको शास्त्रों को समझ नहीं पाते, या हम बोलते हैं कि नहीं वो पुराने हैं तो ठीक है उसको जाने देते, ऐसा नहीं है। अपडेट करके उनको इस समाज से अभी जो व्यवहार में चल रही चीजों को अगर हम उसको रिलेट कर दें वो और भी सटीकता को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से सर ने बहुत ही अच्छा बताया है। तथा जो कोर्सेज चलते हैं, मैं नहीं कहूंगा या सर का भी ये कहना नहीं है कि जो कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी में चलते हैं वही है, उनमें ही बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। शास्त्र कहीं पर भी पढ़िए, बस उनकी ब्यूटी क्या है, उनका वैल्यू क्या है वर्तमान समय में, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं फिर से एक बार मेरी तरफ से तथा यहाँ पर जो भी श्रोता वर्ग है उन सभी की तरफ से मैं माननीय डॉक्टर आशीष जय सर के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ। तथा अभी मैं धन्यवाद अर्पण का जो कार्यक्रम होता है लास्ट उसके ओर मैं बढ़ता हूँ। तो कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय अभिनव भारती वारंगा परिसर नागपुर के वेदांग ज्योतिष विभाग एवं वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित रजत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव एवं संस्कृत महोत्सवांतर्गत ये तीन उत्सव अभी चल रहे हैं। त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, त्रिपुष्कर योग भी हम इसको मान सकते हैं। तो इस 5 दिवसीय ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र का जो ज्ञान यज्ञ चल रहा था, तो इस ज्ञान यज्ञ में आज का जो था वो द्वितीय दिन था, और इस द्वितीय दिन में हमें जो प्राप्त हुए थे श्री डॉक्टर आशीष जय सर, इनके प्रति मैं पुनः एक बार धन्यवाद अर्पण करता हूँ। यहाँ पर जो प्राध्यापक वृंद उपस्थित रहे, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे माननीय वीसी सर प्रोफेसर मधुसूदन पिन्ना सर, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे सर, इनके प्रति भी मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। उसी प्रकार से प्रोफेसर प्रसाद गोखले सर, डॉक्टर दिनकर मराठे सर, डॉक्टर अंबालिका सेठिया मैडम, सौ कल्याण दहाड़े मैडम, सौ राजेशी राजूरकर मैडम, और हमारे अनुज श्री जो जिनका नाम भी अनुज है, ऐसे अनुज शर्मा सर, इन सभी के प्रति मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और ये जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ अगर आहुति कोई नहीं डालेगा तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा। तो इस प्रकार से आहुति दाता या आहुति जो प्रदान कर रहे हैं ऐसे श्रोता वर्ग जो इसका आस्वाद भी ले रहे हैं और इस ज्ञान यज्ञ का या ज्ञान यज्ञ का जो फायदा उठा रहे हैं, फायदा मीन्स जो इसको श्रवण कर रहे हैं, उनको अच्छे से सुन रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जो उत्सुकता है वो हमारे तरफ पहुंचा भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के इसे फीडबैक्स भी आ रहे हैं कि हमें लेना है एडमिशन। तो इससे ही पता चल रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं यज्ञ जो है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। इस कारण से मैं ऐसे इस यज्ञ को जो सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं ऐसे श्रोता वर्ग के प्रति मैं बहुत ही धन्यवाद अर्पण करता हूँ। तथा जैसे शास्त्र वर्ग यहाँ पर चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, अभी जैसे प्रयोजन मैंने बताया था कि शास्त्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों का आगमन हो। तो इस प्रकार से अब आगमन होना है तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं, तो ठीक है हम तो प्रवेश लेना चाहते हैं लेकिन इसमें भी कोर्सेस होते हैं क्या। बहुत सारे लोगों को अगर हम बताते हैं कि ज्योतिष में हमने एमए किया है, ज्योतिष में बीए किया है, ज्योतिष में एमफिल किया है, ज्योतिष में पीएचडी किया है, तो बहुत सारे लोगों के मन प्रश्न आता है ओके ज्योतिष में भी इतनी सारी डिग्रियां होती है। तो इस प्रकार से इसी कारण से शास्त्र में भी बहुत सारी डिग्रियां होती है। तो जो वारंगा परिसर तथा गुरुकुलम में चलते हैं तो उनमें मैं बस नाम उल्लेख करना चाहता हूँ। जैसे एमएससी योगिक साइंस भी चलता है वारंगा कैंपस के लिए, अभी बता रहा हूँ। एमए हिंदू स्टडीज भी कोर्सेज चलते हैं, एमए संस्कृत मल्टी डिसिप्लिनरी ये भी कोर्स है। इन कोर्सेज की वैल्यू, इनकी क्या ब्यूटी है, ये अलग अलग ऐसे वर्कशॉप्स हुए हैं उनमें बताया गया है। जैसे अभी ज्योतिष और वास्तु का चल रहा है, वैसे ही हमें ज्योतिर्विज्ञान भी है यहाँ पर। पीजी डिप्लोमा इन वेदांग ज्योतिष में भी होता है। पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र में पिछले साल ये स्टार्ट हुआ है। किसी को अगर वास्तु का भी एक लेक्चर होने वाला है। पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस, योगा में अगर कोई करना चाहता है वो भी है। बीए विशारद संस्कृत ये भी है। बीए वेदांग ज्योतिष अगर कोई बहुत ही बेसिक से अगर पढ़ना चाहता है ज्योतिष तो बीए वेदांग ज्योतिष भी इस साल प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि माननीय आशीष सर ने बताया कि प्रणव सर नए नए कोर्सेज के बारे में लाते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं और लोगों का अंडर ग्रेजुएशन करने की इच्छा होती है ज्योतिष में, वो नहीं होता है। लेकिन संख्या कम होने की वजह से हम भी उसको नहीं चला पाते। लेकिन तभी भी
मेरे भी प्रयास, सर के भी प्रयास, सभी के प्रयास से इस बार भी ये ज्योतिष को हमने यहाँ पर लाया है। तो अगर संख्या कम हो गई तो फिर बहुत सारे लोग जिनकी पढ़ने की इच्छा है वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो वो भी इस साल स्टार्ट हो चुका है, तो मैं भी आह्वान करना चाहूंगा कि उसमें भी आप आइए। डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र, ये भी 1 साल का कोर्स है। हाँ, किसी को लगता है हम इसमें अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सच में इसमें लॉजिक है या नहीं है, तो 1 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए। आपको लॉजिक लगा है तो आगे बढ़िए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से हम सभी बातों को ऐसे ही करते हैं। तो डिप्लोमा इन आगम शास्त्र भी है, डिप्लोमा इन आगम प्राकृत भी है, डिप्लोमा इन मैनुस्क्रिप्टोलॉजी भी है। हमारा जो भारतीय नॉलेज है वो मैनुस्क्रिप्ट्स में, हमें पता है कि बहुत सारे मैनुस्क्रिप्ट्स में ही है, बहुत सारे लोगों के पास में घर में भी मैनुस्क्रिप्ट्स होती है। तो उसका भी यहाँ पर एक डिप्लोमा कोर्स चलता है। उसके बाद में इस साल एक नया कोर्स आया है, डिप्लोमा इन ज्योतिष। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ठीक है 1 साल का हम कर लेते हैं, तो ये डिप्लोमा इन ज्योतिष जिसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास की होती है, तो आप ये भी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने संक्षिप्त में आपको इन कोर्सेज के बारे में बताया था। रामटेक जो गुरुकुलम है उसमें भी हमारे कुछ कोर्सेज चलते हैं। जैसे अभी आशीष सर को आप सभी ने सुना है, तो आप सभी ने देखा है कि सर जो बोले थे वो सब प्रमाण ग्रंथ में जो भी आता है, जहां पर भी किस प्रकार से आता है, जैसे प्रश्न शास्त्र क्या है, जातक शास्त्र क्या है, तो ये ग्रंथ में कहाँ पर प्रतिपादित है। तो इस प्रकार से जो अध्ययन है, पारंपरिक अध्ययन भी हम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से भी जो कोर्सेज है शास्त्री तथा आचार्य इसको हम कहते हैं। और जिसे शास्त्र संवर्धन के लिए मैंने पहले कहा था, तो एमफिल एंड पीएचडी ये रामटेक के गुरुकुलम में चलते हैं। तो इस प्रकार से ये कोर्सेज थे। अभी इस कार्यक्रम का समापन मैं शांति मंत्र से करना चाहूंगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्लीज लेफ्ट मत होइएगा, थोड़ा और सूचना थी। जैसे कि सर ने आह्वान किया था कि 13, 14 और 15 तारीख को जो भारत सरकार के द्वारा आह्वान किया है कि राष्ट्रभक्ति के लिए आप जो भी कर सकते हैं, जैसे हर घर झंडा, इस प्रकार से भी आपको बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नियम भी पता है। अगर होता है तो सर की अनुमति से मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो आपको 3 दिन भक्ति दिखानी है, भारत का प्यार, भारत के प्रति आपका प्यार आपको दिखाना है। और तथा एक सूचना थी कि कल से समय का पालन कीजिएगा, जितना हो सके उतना जल्दी आने का प्रयास कीजिएगा। तो और भी 5-10 मिनट आपको जो है और सुनने को मिलेगा। जो ज्ञान है उसका जो आस्वाद है वो और 5-10 मिनट ज्यादा आपको मिल पाएगा। इस कारण से समय का पालन भी कीजिए। और जैसे सर ने कहा कि सर का मार्गदर्शन से हमें पता चला कि कल के विषय के बारे में भी आज हम अनाउंसमेंट कर लेंगे। तो कल का जो विषय है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि कल का विषय हमारा संहिता ज्योतिष के बारे में है। तो जिस प्रकार से सर ने भी संक्षिप्त में बताया संहिता क्या है, मैंने भी कल संक्षिप्त में बताया था। तो संहिता ज्योतिष मतलब अभी भी बताता हूँ कि संहिता ज्योतिष मतलब जो आकाश में ग्रह पिंड है, नक्षत्र है, उनका जन समूहों के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ते हैं। एग्जाम्पल की फॉर एग्जाम्पल दकारगल, जमीन के नीचे जो पानी होता है उसका वृक्षायुर्वेद, वृक्ष जो आते सस्य जातक, मतलब इस साल में किस प्रकार से जो धान्य है उसकी वृद्धि होगी या कमी होगी। उसके बाद में वृष्टि किस प्रकार से होगी, धूमकेतु दिख जाते हैं आकाश में, अलग अलग स्थितियां दिख जाती है, तो उससे प्रभाव क्या होता है, या ग्रहों की स्थिति अगर चेंज होती है तो उसमें जन समूहों के ऊपर क्या आता है, भूकंप आदि, सुनामी, इन सभी चीजों का संक्षिप्त हम कल ज्ञान जो है वो प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से कल का विषय जो है वो संहिता ज्योतिष हमारा रहेगा। अभी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 13, 14, 15 में भारत के प्रति जो प्यार है हमारा वो दिखाना है। तो अभी हम वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये भी हम उद्घोष करेंगे। तो मैं सभी को अभी अनम्यूट करता हूँ। कल के लिए कल मैं सभी को अनम्यूट नहीं किया था और मैं आशा कर रहा था कि वो लोग वंदे मातरम क्यों नहीं कह रहे थे। बाद में मुझे ये मेरा माइनस पॉइंट पता चला है। तो ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, हम साथ में कहेंगे। ठीक है, सभी अनम्यूट कर दीजिए खुद को। चलिए, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिएगा, जिससे हम आज की मेमोरी फिर से मैं मेरे लैपटॉप में ले सकूं। और कल की मेमोरी थोड़ा देर से डाला मैं, एक दिन, आज का अभी डाल दूंगा मैं। जैसे ये प्लीज कैमरा ऑन कीजिए सब।